हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही एंथुजियास्टिक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन करके इस बार सिलेक्शन आप ज़रूर लेंगे। जो जिस जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी सीरीज़ में एनवायरनमेंट सीरीज़ के थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने आ गए हैं, जो कि है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP। कब आया, कितनी पॉलिसीज़ आ चुकी हैं, कितने प्लान्स आ चुके हैं। वन दरोगा वाले स्पेशली ध्यान दें, हर एग्ज़ाम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, PCS से लेके UPSC क्लैरिकल सारे एग्ज़ामों में, और जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला वन दरोगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है ये क्या है। तो देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने अभी हाल ही का मतलब रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले 2016 मान लीजिए, 2016 में थर्ड आपकी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है, जो कि कहाँ से कब तक लागू होगा, 2017 से 2031 तक, जिसने ये बताया कि आगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में किस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, जो एग्ज़ाम पूछा जाता है, कितने पार्ट्स हैं इसके, 5 पार्ट्स हैं। कितनी थीम्स हैं, 17 थीम्स हैं। कितने कंजर्वेशन एक्शन किए जाएंगे, 103 किए जाएंगे। प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 250 हैं। ठीक है, अब इस प्लान का प्राइमरी प्रायोरिटी एरिया क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, हम जो आज पूरा ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है, जो ग्लोबल इशू बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट कर रहा है लाइफ को, और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वर्ल्ड इससे अफेक्टेड होगा। तो ऐसे क्लाइमेट चेंज के एरा में उसी को इंटीग्रेट करते हुए, मतलब एक एडेप्टिव अप्रोच लेते हुए, हम लोग वाइल्ड लाइफ प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक कोस्टल एरियाज़ का वाइल्ड लाइफ प्लानिंग, कोस्टल एरियाज़ और मेरीन इकोसिस्टम का कंजर्वेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना, क्योंकि वो वैसे ही क्लाइमेट चेंज से इतनी क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है। और दूसरा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी, जैसे जंगल घटते जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे हाईवेज बनते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके एरिया में घुसते चले जा रहे हैं। मतलब एक ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, एक डेवलपमेंट की नीड भी है, लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या, आप जैसे आप देखते होंगे आए दिन एलिफेंट जो है वो आ जाते हैं हाईवेज़ पे, या नील गाय आ गई, या बहुत सारे जानवर जो पहले बहुत ही वैसे एरिया में, इंटीरियर एरिया में रहा करते थे, अब वो हाईवे पे आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों? केरला में इंसिडेंट हो जाती है, या किसी भी स्टेट में हो जाती है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को नहीं कह सकते, हर स्टेट में कुछ ना कुछ इस तरह की इंसिडेंट हो जाती हैं। तो वो रीज़न ये है, होता है क्योंकि हम क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जो एक नेसेसिटी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मतलब कोलैबोरेशन नहीं बना पा रहे। मतलब एक जो तालमेल होना चाहिए कि उनका एरिया एकदम डिस्टर्ब ना हो, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एनक्रोचमेंट हो जाता है उनके एरिया में, और उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ पे अब वाइल्ड लाइफ हेल्थ पे फोकस रहेगा और सारी चीज़ों पे। ठीक है फ्रेंड, प्लान जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो इंटीग्रेशन है वो डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस, वही जो अभी आपको बताया, उसके साथ मदद करेगा कि मतलब किस तरह से जो डेवलपमेंट का प्लानिंग है, प्रोसेस है, वो जो है हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ इंटीग्रेट करें, अलग अलग ना रहे। ठीक है फिर, अब हम लोग कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। पहला ये जान लीजिए कि जो पहला नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो 1983 में अडॉप्ट किया गया था। और वो कैसे अडॉप्ट किया गया था, कोई ना कोई कमेटी बॉडी का रिकमेंडेशन या डिसीजन होगा। तो बिल्कुल इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अपनी 15वीं मीटिंग में, जो कि 1982 में हुई थी,
उसमें इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब क्या था, देखिए प्लान क्या था, आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि प्लान का मकसद क्या था। वो ये आउटलाइन करना चाह रहा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मतलब 1983 में ही उनकी क्या सोच थी कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं उनको आउटलाइन किया जाए, उनको कंजर्व किया जा सके और उन पे एक्शन होने चाहिए। लेकिन वो जो एक्शन पॉइंट्स हैं वो 1983 फर्स्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में आए थे। क्या वो आज रेलेवेंट है? बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट उनके स्टिल रेलेवेंट है। सारे तो नहीं कह सकते लेकिन स्टिल रेलेवेंट है। कुछ चीज़ें टाइम के हिसाब से चेंजेस होती हैं। अब देखिए इन द मीन टाइम क्या होता है, अक्सर कुछ इश्यूज हो जाते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज 1983 के वक्त में इतना हॉट इशू नहीं था, मतलब इशू तब भी था लेकिन इतना हॉट नहीं था जितना आज के वक्त में है। तो ये एक मोर सीरियस इशू बन गया, नए कंसर्न्स निकल के आने लगे, डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो इसने हमारी प्रायोरिटीज़ में एक शिफ्ट कर दिया फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बता दिया। अब देखिए क्या है कि जो ग्रेटर डेमोग्राफिक इम्पैक्ट्स है ना, जो हमारा डेमोग्राफी बढ़ता जा रहा है उसका जो ग्रेटर डेमोग्राफिक इम्पैक्ट्स है वो किस तरह से हैम्पर कर रहे हैं, किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं निगेटिवली। वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो नेचुरल रिसोर्सेज का कमर्शियल यूज़ बढ़ता जा रहा है और जिससे क्या हो रहा है, ह्यूमन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। ह्यूमन बढ़ते जा रहे हैं, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन बढ़ रही और कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता जा रहा है। यार आप ये सोचो, पहले इतने हिरन थे जंगल, उतने ही एरिए के ग्रासलैंड एरिया को में कंजम्पशन करते थे, अब बढ़ गए। मान लीजिए, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो बढ़ गए तो मतलब कहीं ना कहीं उस पर ओवरलोड हुआ ना, बढ़ा ना, तो हर चीज़ इफेक्ट होती है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी। अब देखिए ना, ये जैसे पहले जैसे जैसे लाइव स्टॉक भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक भी वैसे ही नेसेसिटी के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कंजर्वेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी का एक हॉट इशू बन गया। अब इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जिसने कंजर्वेशन को प्राथमिकता दी, वो इस्टेब्लिश की गई 1988 में। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद जो 1983 का जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान था वो रिवाइज, क्योंकि उससे हमें आज के हिसाब से कॉम्पेटेबल परिणाम नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से उसको रिवाइज किया गया। मतलब 2001 में कह सकते हैं आप। तो फिर वो 2002 से 2016 तक अडॉप्ट किया गया, 15 साल वो भी रहा। अब क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, जो कि पहले इतना नहीं था। प्री 2000 से आप देखेंगे तो अब क्या है, तीसरी वाइल्ड लाइफ तीसरी अब जो है तीसरी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लाया गया, जो कि 2017 से 2031 तक के लिए है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसे ऑपरेशन में ला रही है। ये चीज़ अभी ऑपरेशन में है। तो अब हम लोग तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 31 तक। फ्रेंड, इसमें ये समझ लीजिए कि जो एक 12 मेंबर की कमेटी थी, जो कि फॉर्मर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो फॉर्मर सेक्रेटरी साहब थे, उनकी अध्यक्षता में उनके द्वारा हेड की गई थी ये कमेटी। जेसी काला जी उन्होंने ड्राफ्ट किया थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। और ये प्लान इंक्लूड क्या करता है, डिटेल्ड रिकमेंडेशन देता है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, उनमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है फ्रेंड। और थर्ड, अब आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता दें, ये जो थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है ना, ये नोटवर्दी क्यों है? क्योंकि पहली बार देखिए फर्स्ट टाइम
इंडिया ने एक्नॉलेज किया था क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ पे क्या हो रहा है, इस कंसर्न को उन्होंने मतलब एक्नॉलेज किया था और एम्फेसाइज किया था, ज़रूर मतलब इस पे फोकस किया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उन एक्टिविटीज़ की जो मिटिगेट करें और मिटिगेशन और एडेप्टेशन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोसीजर्स में किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इस पे समझ रहे हैं, मिटिगेशन और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एडेप्टेशन। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है आपका, वो इसकी ज़रूरत पे भी किस पे और क्या क्या है इसकी मतलब खासियत थी, ये इंटीग्रेटेड कोस्टल और मेरीन इकोसिस्टम मैनेजमेंट भी इंडिया में होना चाहिए। समझ गए, देखिए इंटीग्रेटेड कोस्टल और मेरीन इकोसिस्टम का मैनेजमेंट भी। अब इसमें क्या था, 103 कंजर्वेशन एक्टिविटीज़, 250 इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किए गए 5 थीम के अराउंड, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं हमारे इस यूनियन मिनिस्टर उस टाइम के 2016-17 की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने उस वक्त में इंडियन वाइल्ड लाइफ मोबाइल ऐप को भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब ये किस दिन अडॉप्ट किया, ये प्लान जो है अनवेल किया गया, एक तरह से इसका उद्घाटन हुआ एक तरह से, कब कब कौन से ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम जो है उसके इनॉग्रल डे पे, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम की कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल डे पे उस दिन शुरू हो रही थी। और ये अच्छा, तो अब ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम जो है ये है क्या भाई, ये वर्ल्ड बैंक जानते ही हैं आप, यूएसए का, तो मतलब यूएसए मेन स्टेक होल्डर, तो वो उसकी 19 कंट्रीज़ के साथ जो पार्टनरशिप है, उसने 19 कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करके 2015 में इस प्लान को इनिशिएट किया। किस लिए, प्रमोट करने के लिए कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वाइल्ड लाइफ में ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ट्रैफिक समझते हैं, मतलब जानवरों का वो आप एक तरह से ट्रैफिकिंग मतलब इधर से उधर तस्करी होना और ये सब टाइप की चीज़ें, तो इसको रोकने के लिए। अब इसी के साथ हम लोग कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेंगे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि वाइल्ड लाइफ में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को पहली बार एक्नॉलेज किया गया। प्लान ने जो है फोकस किया क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मेजर्स को वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लानिंग में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लानिंग में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मेजर्स को। अब चूंकि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा था, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, कुछ सर्टेन फ्लोरा उनका एक्सटिंक्शन हो रहा था, मतलब वो ख़त्म होते जा रहे थे, कुछ ऐसे पौधे या कुछ वो, तो उसके लिए इसने कहा इकोलॉजिकल ग्रेडियंट के बारे में सजेस्ट किया। अब फ्रेंड, इकोलॉजिकल ग्रेडियंट क्या होता है, ये हम आपको स्पीकर देखिए, ये देखिए ABCDEFGHR वेजिटेशन स्पीशीज़, और ये मतलब पिक्चर छोटी ही लेनी पड़ती है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए पहले ABC थे, फिर ABCDE हुए, फिर BDEF हुआ, फिर FEGEFG हुए। मतलब कहने का क्या मकसद है, इसका ये कहने का मकसद है कि चीज़ें चेंज हुई हैं। क्या मतलब है, इन्वायरमेंटल, देखिए इसको हम आपको एक डेफिनेशन के तौर पे बताएं, फिर इसको सामान्य भाषा में समझाते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट क्या होता है, ये ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, बायोटिक कह लीजिए, एबायोटिक कह लीजिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, जो इकोलॉजिकल सिस्टम और उनके कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में एसेंशियल होते हैं। अब आप कहोगे क्या सर जी घुमा फिरा के पता नहीं क्या बता रहे हो, सीधा सीधा बताओ।
सीधा सीधा बेटा ये है कि देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब एनवायरमेंटल ग्रेडियंट जैसे कि आपके जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में। अब आप कहोगे एबायोटिक फैक्टर सर जी क्या है? अरे यार तो कुछ चीज़ें तो अपने से भी समझ लिया करो। एबायोटिक फैक्टर्स भी बताएं, सॉइल हो गई, सनलाइट हो गई, एल्टीट्यूड हो गया, समझ गए, डेप्थ हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया, ये सब क्या है? ये सब एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। तो इनमें जैसे धीरे धीरे जैसे हमने कहा नहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से इन चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, तो इन चीज़ों में चेंजेस आए तो भाई जो स्पीशीज़ वहाँ पे पहले से रह रही थी, जो बायोटिक फैक्टर्स थे वहाँ पे, वो तो उसी क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट थे जो पहले था। अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे उस नए क्लाइमेट, तो उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो बेचारे ख़त्म होते जा रहे हैं या माइग्रेशन को मजबूर होते। तो अब माइग्रेट भी ह्यूमन है तो दिमाग है वो आसानी से कर गया, जानवर सब नहीं कर पाते। अब जैसे सब कोई साइबेरियन क्रेन नहीं होते कि ठंड पड़ी तो चले आए साइबेरिया से केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में, और वहाँ शरण लिए रहे, जब ठंड खत्म हो गई तो चले गए। बहुत सारे लैंड होते हैं, वो तो चलो हवा में उड़ते हुए आए हज़ारों किलोमीटर और यहाँ पे कुछ महीने रह लिए, फिर अपने वापस चले गए जहाँ पे जब यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ। तो कहने का बस ये मकसद है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताइए कमेंट करके, अब जिक्र में आया है तो देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि इकोलॉजिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एबायोटिक फैक्टर चेंज हो रहे हैं, बायोटिक फैक्टर्स को भी उनके जैसा एडेप्टेबल बनाने की हमारी एक कोशिश होनी चाहिए, समझ गए। अब देखिए हमारी ये कोशिश, तो उसके लिए क्या है, और अगर वो वहाँ अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो उनका वाइल्ड लाइफ माइग्रेट कर जाए, जहाँ उनके लिए सूटेबल वहाँ चले जाएं, उनमें उनकी असिस्ट मदद होनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो समझ गए इकोलॉजिकल ग्रेडियंट क्या है, टाइम के हिसाब से जैसे कि क्लाइमेट चेंज टाइप के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो बहुत सारे एक जोग्राफिकल एरिया में चेंजेस आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सनलाइट, वाटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारे ह्यूमिडिटी, सॉइल, डेप्थ, एल्टीट्यूड, हर चीज़ में जो जो चीज़ें चेंजेस आते हैं, तो उसके हिसाब से बायोटिक फैक्टर्स में भी जैसे कि स्पीशीज़ एबंडेंस, पॉपुलेशन डेंसिटी, मॉर्फोलॉजी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रिडेशन, लोकल एडेप्टेशन, ये भी इम्पैक्ट होते हैं। तो इसमें इनको हेल्प करनी चाहिए कि वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन में जैसे उनका एक्सटिंक्शन रुक सके, या एक कंजर्वेशन अप्रोच अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, जैसे कि इन सीटू एक्स सीटू टाइप की होती हैं, जिनमें क्या है कि उनके लिए एक वही नेचुरल हैबिटेट तैयार करने की आर्टिफिशियली कोशिश होनी चाहिए, जहाँ के वो लोग एडिक्टेड है, जहाँ वो कॉम्पेटेबल है, ठीक है। हैबिटेट कंजर्वेशन इन कोस्टल, मैरीन एंड इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम होना चाहिए, और थ्रेटेंड स्पीशीज़ की रिकवरी भी होनी चाहिए। ये सब देखिए कितने बढ़िया इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, और इससे ज़्यादा बेहतर हम आपको क्या समझा सकते। देखिए इकोलॉजिकल ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए मुझे लग रहा इससे पहले आपको कभी भी कोई डाउट रहा होगा तो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत टाइम देने ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी डिस्कशन हुआ। उन्होंने ये कहा कि हमें क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पे, जैसे मतलब जो एनिमल और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे जैसे कि श्रिंक हो रही है उनकी पॉपुलेशन, डिटीरियोरेशन हो रहा है, कम मतलब घटती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, तितर बितर होते जा रहे हैं, जहाँ 100 लोग थे अब 10 इधर, 5 उधर, 50। तो मतलब वो क्या है, कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोलॉजी को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ इस पे भी डिस्कशन हुआ।
2017 से 31 के वर्ल्ड। अब प्लान जो है इनकरेज करता है अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेशन होना चाहिए, इको डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट कीजिए जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है, उसे इको डेवलपमेंट कह दिया। एजुकेशन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, आउटरीच प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों तक एम्फेसाइज किया पीपल का पार्टिसिपेशन इस रिगार्ड में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों का मतलब लोग इनिशिएटिव ले, लोग निकल के आए कि मतलब जैसे उनका किसी भी तरह का ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए कि जिससे इंक्रोचमेंट हो वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, सजेस्ट किया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे वाइल्ड लाइफ। ये कैसे करेंगे, प्राइवेट सेक्टर कैसे करेंगे भैया? प्राइवेट सेक्टर आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज और इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो क्या है कि वो भाई कहीं से केमिकल निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो ई वेस्ट जनरेट कर रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब तो ये कहीं ना कहीं इकोलॉजी को कहीं ना कहीं निगेटिवली अफेक्ट करती हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें। तो इनको निगेटिवली जब अफेक्ट, क्योंकि डेवलपमेंट है आज के वक्त के हिसाब से वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की ईज़ के लिए है और बेहतरी के लिए, लेकिन वाइल्ड लाइफ क्यों हैम्पर हो, वो क्यों सफ़र करे? तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जैसे एक जगह फॉरेस्ट, भाई कहीं ना कहीं जब नई इंडस्ट्री लगती, नई कंपनी लगती, तो वहाँ के पेड़ काटे जाते हैं, इनफैक्ट कई बार आधे आधे जंगल साफ हो जाते हैं, कितना कुछ चेंज कर दिया जाता है, कच्चे से पूरा पक्का कर दिया जाता है। तो अब जैसे जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पानी वाटर आ रहा है, रेन हो रही है, अब वो जो सीपेज था वो सब बंद कर रहे हैं आप एक तरह से, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में। तो कहने का मतलब ये है कि इनके निगेटिव इफेक्ट को उन्होंने कहा भैया एक जगह हैम्पर हुआ तो दूसरी जगह आप इसको कंपनसेट करो, तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन टाइप की अप्रोच आई। तो उसी में साथ साथ क्या हुआ, CSR बना दिया, जैसे 2% था, 2% है, तो जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया आपको जो इतना प्रॉफिट है उसका 2% दीजिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, या जो जितना भी हो आपको इतना तो देना ही पड़ेगा हर बार वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन। ये इस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ CSR ही नहीं होता, मतलब CSR एक मीडियम है। अब इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर को हाईलाइट किया। अब भाई आप ये कहोगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर क्या होता है? देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर कुछ भी नहीं होता है, जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचर का जो प्रोसेस है ना, उसकी इनहेरेंट वैल्यू। जैसे एक पेड़ है, अगर कोई इंसान को बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा, सपोज कीजिए किसी लिविंग बीइंग या ह्यूमन को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उसका जो इंडिपेंडेंट है वो अपने किसी बेनिफिट से, मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है वो इकोलॉजी या नेचर को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट के लिए ज़रूर है, तभी उसका एग्जिस्टेंस है, यही माना जाता है। एनवायरमेंटल साइंस यही बिलीव करती है और ये है भी। तो ह्यूमन और जो लिविंग बीइंग के बेनिफिट्स को साइडलाइन करते हुए, जो नेचर का जो इनहेरेंट वैल्यू है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो किसी न किसी तरह एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को मतलब पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करती हैं, तो वो जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। इनहेरेंट वर्थ, ब्यूटी और इम्पोर्टेंस, ये कंसेप्ट जो है आइडिया, ये ह्यूमन के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, जो बेनिफिट की, उसके बियॉन्ड होना चाहिए, तो इसलिए से उसके रिगार्डलेस होना चाहिए। तो इसलिए इसकी नेचर की क्या हुई, इंट्रिंसिक वैल्यू को हाईलाइट किया और उसके वेरियस कंपोनेंट को प्रिजर्वेशन होना चाहिए इस तरह के इकोसिस्टम का, जिसको हम लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, उसे रिगार्ड किया जाता है, जो कि क्रिटिकल है सारी सोसाइटीज़ को रिगार्डिंग ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलप। किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है इससे मतलब नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है ये मतलब है, वो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है ये मतलब है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अब आप इसको भी समझाना पड़े तो फिर बहुत ही बेकार बात होगी। लाइफ सपोर्ट, लाइफ को जो सपोर्ट करने वाले से इन्होंने एम्फेसाइज किया
दो एस्पेक्ट नेचर के कंजर्वेशन के, एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन होगा और दूसरा सस्टेनेबल यूज़ ऑफ स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम, स्पीशीज़ और इकोसिस्टम का सस्टेनेबल यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड, क्या होगा आप समझे मेरी बात को कि स्पीशीज़ और इकोसिस्टम का सस्टेनेबल यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, देखिए दो चीज़ें याद रखिएगा, दो एस्पेक्ट है नेचर कंजर्वेशन के, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, दूसरा मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है ना, हम लोग हर साल क्या सुनते हैं, अरे यार इतने जो स्पीशीज़ हैं इतने वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, हर साल कम होते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इतना निगेटिव इफेक्ट है। तो इसको किसी तरह हमको जो है रोकना होगा कि ये जो है किसी तरह भी रुकना चाहिए। और स्पीशीज और इकोसिस्टम ये तो बता दिया, बार बार उसका कुछ नहीं। रिकमेंड स्ट्रेंथनिंग द कोर बफर मल्टी यूज सराउंड, आपको जैसा कि हमने हमेशा बताया है दोस्तों को, 3 जोन होते हैं, देख लीजिए मोटा मोटी इसमें, जोन इन बायोलॉजिकल स्फीयर। देखिए सबसे अंदर वाला जो डार्क ग्रीन है, एकदम डार्क, वो कोर जोन है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा ये वाला। उसके बाद ये देखिए जो थोड़ा सा उससे कम ग्रीन है, ये बफर जोन है। और इसके बाहर वाला जो ये सबसे लाइटर ग्रीन, ये ट्रांजिशन जोन है। और ये जो ह्यूमन का सेटलमेंट है ना, वो यही ट्रांजिशन जोन में होता है। अब कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कोर जोन जो है ना, वहाँ एजुकेशन के पर्पज़ से आप जा सकते हैं, ट्रेनिंग के पर्पज़ से जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और पर्पज़ आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। मॉनिटरिंग भी हो सकती है कि वहाँ कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपकी बात आई, वो भी परमिशन लेके एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। अब उसके बाहर जो कोर के बाद बफर जोन की बात करेंगे, जो थोड़ा सा कम लाइटर है, यहाँ पे आप लोग जो है इसमें जो है टूरिज़्म के लिए भी जा सकते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे अलाउड होते हैं, टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं, मतलब लिमिटेड वे में अलाउड है, हर तरह ये नहीं कि कंप्लीटली आपको टूरिज़्म के लिए अलाउड है। तो टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। हाँ, कोर जोन में आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, रिसर्च क्या हुआ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इन्हीं से तो लिंक्ड है, तो इसलिए कोर जोन। थोड़ा सा खुद से लॉजिक से, मैं इतना धीरे क्यों बता रहा हूँ, मैं तो एक लाइन में बता के निकल जाता, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, लेकिन आप कहते सर आपके पढ़ाने का मतलब क्या है, ये तो किताब में भी लिखा है। तो समझ में आया, आप फील कर सकें कि यार जहाँ एजुकेशन, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग की बात होगी, जब मॉनिटर करेंगे तभी उसे स्टडी करेंगे, एजुकेशन, फिर ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है, उसे कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, उस पर रिसर्च होगी, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कोर जोन बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है इन चीज़ों के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है वो, लेकिन आपका सबसे लास्ट ट्रांजिशन जोन में होता है। और टूरिज़्म के लिए परमिटेड वे में आप बफर जोन तक जा सकते हैं, देखने वेखने जा सकते हैं, उससे कोई नुकसान। कोर जोन में बिल्कुल अलाउड नहीं, कोर जोन में ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाएंगी। तो ठीक है, स्ट्रेंथन किया जाएगा कोर बफर मल्टी यूज सराउंड, उनका यूज जो है ना, कैसे उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा इस स्ट्रक्चर को। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट होगा किसमें, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इनोवेशन, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, कंजर्वेशन, अवेयरनेस, आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू। ये सब तो यार ऐसे शब्द है ना, कहीं भी लिख दिया करो मेंस वालों, क्योंकि ये इनके बगैर कुछ होना ही नहीं होता है। आप देखिए एडिक्वेट अटेंशन जो है वाइल्ड लाइफ हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ये भी एक इसका प्लान था कि भाई वाइल्ड लाइफ हेल्थ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है हमको, और दूसरा ये है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है, टूरिज़्म मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में।
वाइल्ड लाइफ एरियाज़ में टूरिज़्म मैनेजमेंट, मतलब जैसे टूरिस्ट भी जाएं तो कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, तो उनका मैनेजमेंट, एक इंतज़ाम होने, गए पानी पिए वहीं बोतल फेंक दिए मतलब इस तरह के हैं इंडिया में लोगों की, ऐसी आदत है अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक पॉल्यूशन, या कुछ खा रहे उसको, उसका रैपर फेंक दिया, कुछ कर कहीं पे भी, चलो थूकना वूकना तो चलिए, वो फॉरेन में जाइए कहीं थूक नहीं सकते, आप पे फाइन लग जाएगा, लेकिन इंडिया में यही तो बात है कि नेगेटिवली लोग यूज़ का समझदारी नहीं है, कहीं भी थूक दिया, कहीं भी कुछ कर दिया। तो कहने का मतलब है, चलिए ये बाकी चीज़ें जो है ना, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, वो सब कितना हैम्पर करती है। तो इसलिए मैनेजमेंट होना चाहिए भाई। अगर टूरिस्ट इतना समझ जाए तो उनके लिए एक प्लेस बना दिया, भैया यहाँ पे आप कुछ इस एरिया के बाद कुछ ले नहीं जा सकते, सिर्फ विजिट करने जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन। आपको कुछ एंजॉय करना है तो दूर से सीनिक ब्यूटी के लिए आप यहाँ खाइए पीजिए, यहाँ ये कीजिए। तो ये टूरिज़्म मैनेजमेंट, एक बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और प्लो बैक मैकेनिज़्म। प्लो बैक मैकेनिज़्म का मतलब समझते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है और कुछ पैसा कमा रही है, कोई कंपनी है, उसने जो कमाया वो पूरा री इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जो उससे टूरिज़्म वगैरह इन सब से जो पैसा है, वहीं उसी के डेवलपमेंट, उसी के बेटर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। प्लो बैक मैकेनिज़्म। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टाफ का वेलफेयर होना चाहिए, भाई स्टाफ खुश रहेगा तभी तो ईमानदारी से काम करेगा, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लान जो है वो कम्युनिटीज़ लिविंग इन फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड में लोग रह रहे हैं, और दूसरे वाइल्डनेस एरियाज़ में जो जंगली एरियाज़ हैं, तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं है कि उनको डिप्राइव कर दीजिए उनके राइट से, नहीं, उनको उनकी भी एक अच्छी ट्रेनिंग, उनको भी एक अच्छी एजुकेशन, सब कुछ दी जानी चाहिए, जिससे वो खुद और ज़्यादा बेहतर तरह से प्रिजर्व कर सके। वैसे तो करते हैं वो, और ज़्यादा बेहतर तरह से प्रिजर्वेशन कर सकें फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत। और जो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है और जो उनका रिलायंस है उस पर, मतलब उस पर डिपेंडेंसी है, नेचुरल बायोमास रिसोर्सेज, ये सब के बावजूद उनसे अच्छे से ट्रीट कीजिए, उनके साथ निगेटिवली ट्रीट नहीं कीजिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ इसने NAAP 3rd ने कहा। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये ह्यूमन इनसे फ़ायदा लेने लगा तो रिलेशनल वैल्यू हो गया, और ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ह्यूमन अपने लिए जो देख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा आ गया ला 3rd नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के क्या 5 कंपोनेंट थे, वो जान लेना ज़रूरी है। देखिए घूम फिर के बातें वही आ रही हैं, कुछ यूनिक नहीं है, कुछ जो बताने लायक था वो सब बता दिया आपको। जो वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट का मैनेजमेंट है ना, जो ह्यूमन सेटलमेंट है और वो सब है, तो उनका वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट, इनका एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अलग अलग अप्रोच रख के नहीं कि वाइल्ड लाइफ को हम अलग पर नज़र से उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और हैबिटेट सेटलमेंट के लिए अलग नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दोनों को एक साथ रख के हमें सोचना होगा, स्ट्रेंथन करना और प्रमोट करना। क्लाइमेट चेंज का एडेप्टेशन होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है वो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी का इंडिया में प्रमोट होना चाहिए। सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए किस चीज़ का, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इंडिया में। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन उनसे रिलेटेड कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से अडेप्ट चाहिए। इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए, नेचर एजुकेशन को, और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, ये सारे वर्ड लिखने होते हैं मेंस में, इसमें प्री लाइक कम ही चीज़ें बन रही हैं, और वन डे एग्जाम लाइक, ये सारे प्रमोट किए जाने चाहिए। वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
HRD का डेवलपमेंट होना चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी हो, ग्राउंड पे काम करने वाली बॉडी, तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पे। और जो पॉलिसीज़ और रिसोर्सेज है ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंडिया में, उन्हें इनेबल करना चाहिए। पता चला बना तो दिया, वो इनेबल्ड नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट। कंक्लूजन आप सभी समझ ही रहे हैं। NWAP का एम क्या है? कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ को इंडिया में। प्रोटेक्टेड एरियाज क्लियरली डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं प्रोटेक्टेड, जैसे कि कोर, बफर, ट्रांजिशन, ये सब बताया ना हमने आपको, यही प्रोटेक्टेड एरिया। दैट आर डिक्लेयर्ड बाय लीगल एंड अदर प्रोसीजर्स टू एनकरेज, क्या एनकरेज करे? लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होना चाहिए नेचुरल वर्ल्ड का और इकोसिस्टम का जो उसका पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। आप लोग मेरे अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच